अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ मुख्तलिफ खबरों के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हमारे पास पर्टिकुलरली दो बहुत पॉजिटिव खबरें मौजूद हैं। सबसे पहली पॉजिटिव खबर की जानिब बढ़ेंगे। रमदान में 19 अशिया की कीमतों में रिलीफ। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया कि 19 अशिया पर माह रमदान में खुसूसी रियायत दी जाएगी जो 10 से 15% होगी। शहरियों को 19 बुनियादी अशिया बशमूल चीनी, आटा, सफ़ेद चने, दाल चना, माश, मूंग मसूर, सेला चावल और खजूर रियायती नरखों पर फराहम की जाएगी। बासमती चावल, टोटा चावल, चाय, घी, तेल, मसाला जात और टेट्रा पैक दूध आम मार्केट के मुकाबले में रियायती नरखों पर दस्तयाब होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इस रमदान रिलीफ पैकेज के तहत आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल स्टोर्स की तादाद में इजाफा करेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब जो कि लोन्स के हवाले से है। पाकिस्तान के लिए एशियाई तरक्याती बैंक का कर्जा। IMF और आलमी बैंक के बाद अब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्जा जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए मंजूर की जाने वाली कर्जा की रकम पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी के फ़रोग के लिए हाइड्रो पावर प्लांट की तामीर पर खर्च होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में शरह नमू कम और कर्जों का हजम ज़्यादा रहेगा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में माशी बढ़ोतरी के फौरी इम्कानात नहीं है, ताहम कर्जों का हजम ज़्यादा और शरह नमू कम रहेगा। मंगल को जारी की जाने वाली सालाना साउथ एशियाई इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में आलमी बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के कर्जों का ग्राफ बुलंद रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने टैक्स मौसूलात को दुगना करके कर्जों को कम करने का वादा किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब जो कि यूरो बॉन्ड्स के हवाले से है। 5, 10 और 30 साल की मुद्दत की यूरो बॉन्ड्स जारी। वफाकी वजीर बराए खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने 5, 10 और 30 साल की मुद्दत के लिए यूरो बॉन्ड्स जारी कर दिए हैं। हमाद अजहर ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि यूरो बॉन्ड्स पर शरह सूद 6, 7.37 और 8.87% मुकर्रर की गई है। नाजरीन, खबरें और भी हैं लेकिन बढ़ेंगे एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। वापस आने का शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है परवेज़ मद्रास वाला साहब ने जो कि चेयरमैन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन बिजनेस काउंसिल फोरम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनसे प्रोग्राम में बात करेंगे, उनसे ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे कि उनकी क्या राय है इस वक्त पाकिस्तान में जो ओवरऑल बिज़नेस के हवाले से ख़बरें हैं। कुछ ख़बरों के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बातचीत होगी, साथ ही साथ हम पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से भी बात करेंगे और नए जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं हमाद अजहर साहब, उनके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ पैगामात शेयर किए, उस पर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम अलवीना, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। सबसे पहले तो मैं जो है आपसे बात करूंगी अशिया खुर्दनोश के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स में जो चीज़ों की तादाद जो है उनकी प्राइसेस को कम किया गया है और माह रमज़ान की वजह से ऑब्वियसली ये 19 अशिया के ऊपर जो है प्राइसेस को कम किया गया। ये रिलीफ आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, रमज़ान मुबारक का महीना अभी आने ही बिल्कुल शुरू होने वाला है और उसके लिए यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो है ना उन्होंने अपने स्टॉक के लेवल बढ़ा दिए हुए हैं और उनकी कुछ ऑफ कोर्स एडवांस प्लानिंग थी टू बीफ अप द स्टॉक इन यूटिलिटी स्टोर्स। तो ये एक्चुअली वो उसका नतीजा है कि उन्होंने कुछ एडवांस प्लानिंग की हुई थी। अगर इन्होंने एडवांस प्लानिंग ना की होती ना तो अभी हमें उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आता। और दूसरा ये कि यूटिलिटी स्टोर आपको पता है कि ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज होता है, यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और हैवी सब्सिडी देती है। तो अब जो है ना, जो भी आप अभी रिलीफ देख रही है ना, तो इसका ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये एक्चुअल जो गवर्नमेंट की एडवांस प्लानिंग की वजह से प्राइसेस नीचे आई हैं कि गवर्नमेंट ने जो है ना इसके ऊपर हैवी सब्सिडी की है तो प्राइसेस नीचे आई हैं। अब उम्मीद है कि ये प्राइसेस जो अभी नीचे आई हैं या इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई हैं, ये आगे जाके पूरे रमज़ान में इस लेवल पे रहें
तो अच्छा है ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले। ठीक है सर, इसमें साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल स्टोर्स की भी तादाद जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा, और मोबाइल स्टोर्स के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये वाकई बेहतर होगा उन लोगों के लिए जो कि जिनकी मोबिलिटी या जिनकी एक्सेस नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स तक उनके एरियाज में? देखिए, ये यूटिलिटी स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि पब्लिक तक रीच आउट इजी हो जाए ना, और जो लोग यूटिलिटी स्टोर्स की जो लोकेशंस है वहाँ नहीं पहुँच सकते, या वहाँ जाहिर बात है कि लंबी वो क्यूज लगी होती हैं टू गेट इनटू द यूटिलिटी स्टोर। और दूसरी बात यह है कि आजकल वैसे ही एसओपी और कोविड का जो बहुत ही ज़्यादा वेव आई हुई है, तो ये एक अच्छा है कि उनको मोबाइल स्टोर्स जो है ना, जो ज़रूरी होती हैं डेली, जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो डेली यूज़ की, उसके लिए एक मोबाइल स्टोर्स खोल लें जगह जगह, तो लोगों को एक्सेस इजी हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे फॉरवर्ड एक्चुअली। ठीक है सर, हम बात करेंगे प्रोग्राम में जो एशियाई तरक्याती बैंक हैं उनके हवाले से कि उनसे भी कर्ज की बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान ने अपने जो डोर्स है ना वो तो खोलने हैं उनको, क्योंकि उन्हें जो है ना अभी पैसे की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि फंड्स हमारे पास जो है ना आगे हमें कर्जे लौटाने भी हैं, तो आगे कर्जों को लौटाने के लिए वी नीड टू हैव ए फ्रेश लोन्स एंड क्रेडिट्स, यू नो। तो अब वो नेगोशिएशन हो रही है कि हमें बेटर रेट्स मिल जाएं। और सर 30 जो फिगर आया है वो $30 करोड़ कर्जे का जो है वो जारी हुआ है। हाँ, तो यही है ना कि वो जो भी रकम आती है वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आगे हमारे जो है ना पेमेंट्स ड्यू हैं, आगे जो पहले के जो कर्जे लिए हुए थे ना उसकी पेमेंट्स ड्यू हैं, तो हम नए कर्जे लेके अच्छा, ये इस पे सर कैटेगोरिकली यही होता है, एक लोन को देने के लिए दूसरे लोन की तरफ हमें जाना पड़ता है, और जो पुरानी हुकूमतें होती हैं उनके भी जो डेट्स हैं वो अगली हुकूमत को उतारने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो एशियाई तरक्याती बैंक है उनसे लोन की जो बात हो रही है, इस पे कहा जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर के लिए जो है ये बेहतर होगा, एनर्जी सेक्टर के फ़रोग के लिए, और हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं ये तामीर किए जाएंगे। इससे क्या समझते हैं आप, क्या गवर्नमेंट जिस इस काम के लिए लोन की बात कर रही है क्या इसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगा? हाँ, देखिए, पहले भी जो कर्जे लिए गए ना, बहुत सारे कर्जे लिए गए, अगर आप उन कर्जों की डिटेल देखें ना तो वो एक रिस्पेक्टिव एलोकेशन के तहत लिए हुए हैं, कि वो किसी एनर्जी के लिए लिए हुए हैं, लिटरेसी के लिए लिए हुए हैं, डेवलपमेंट के लिए लिए हुए हैं, डिफरेंट एलोकेशन पे वो कर्जे लिए जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई आपने सिर्फ कर्जा ले लिया, उसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ती है, तो वो ऑब्वियसली वो एलोकेट हुए हैं। तो ये भी जो निगोशिएशन हो रही है ना, ये भी एक सर्टेन एरिया के लिए निगोशिएशन हो रही है। तो जाहिर बात है कि वो जो पुराने कर्जे लिए हुए हैं या उसकी मैच्योरिटी आ रही होगी, या गवर्नमेंट का ऑब्वियसली आजकल हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंशन प्लान है, क्योंकि हमें पावर सेक्टर में एक्सपेंशन करनी है और पावर सेक्टर को आगे प्रमोट करना है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो अच्छी परफॉर्म करें। तो उसके लिए कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे जो होते हैं वो अच्छी सॉफ्ट टर्म्स पे मिल जाते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में जारी है, इसमें कोई कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात। ठीक है सर, पाकिस्तान में स्टेट बैंक को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट जो है लोगों के ओपिनियन होते हैं, और अगर हम जो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं उस पर भी जो है स्टेट बैंक को क्वेश्चन किया जाता है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान में करेक्ट नहीं है, इसको बेहतर होना चाहिए था, और ये हमारे कर्जों को बढ़ाने में एक वजह ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, वो जाहिर बात है कि फंड्स की डिमांड एंड सप्लाई पे वो सेट होते हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के। बहरहाल अभी जो इंटरेस्ट रेट हैं उससे काफी गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने पॉलिसी दी हुई है, खासकर इंडस्ट्री को। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें, जनरल इंटरेस्ट रेट देखें, काइबोर देखें, वो एक काइबोर का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा
बाकी जो इंडस्ट्री को जो स्पेशल रेट ऑफर किए जा रहे हैं ना टर्फ पे और दूसरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वो एक स्पेशल रेट है और उसकी वो भी है, टर्म भी आपको दी जा रही है कि लॉन्ग टर्म आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है और वो भी सॉफ्ट टर्म पे, और उसका रेट भी कम है। तो मेरे ख्याल में देखिए ये चीजें जो है ना, अब जो गवर्नमेंट करने जा रही है ना, वो कह रही है कि भाई मुझसे कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे आप फंड्स ले लें, मगर आप मुझे बताएं कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग जो है ना सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट पे ले लेते थे, कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती थी, फिर होर्डिंग हो जाती थी, फिर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाता था। तो मेरे ख्याल में देखें, मैं उसके क्लियर आपको कहता हूं कि इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया में अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए, हमारे पास अभी भी ज्यादा है। उसको अभी मेरे ख्याल में गुंजाइश है कि 1-1.5% नीचे आना चाहिए। अब देखें कि आगे अगर स्टेट बैंक की जो भी पॉलिसी आती है उसके अंदर वो लोग क्या डिसीजन करते हैं। इनको चाहिए कि भाई कुछ और मजीद करेक्शन करनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और नीचे लाना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो, लोगों को फंड्स अवेलेबल हो, घरों का जो स्कीम नई बिल्डिंग की निकाली है, लोगों को एक्सेस दे रहे हैं इजी फाइनेंसिंग की, उसके अंदर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो फिर है ना वो रियल इन्वेस्टमेंट होगी और वो आपको जो भी इंटरेस्ट पे पैसा लोग ले रहे हैं ना, वो कहीं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो मेरे ख्याल में 1-1.5% की और गुंजाइश है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं एक और ख़बर की, हाल ही में 5, 10 और 30 साल की मुद्दत के लिए यूरो बॉन्ड्स जारी करने की जो बातचीत हो रही है, वफाकी वजीर बराए ख़जाना ने भी इसके ऊपर बात की है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूरो बॉन्ड अगर आप निकालते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपके अगर यूरो बॉन्ड आप निकालते हैं गवर्नमेंट, और आपके वो बॉन्ड जो है ना मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं और लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका तो बहुत अच्छा है कि हमें वो कैश मिल जाएगा। इंस्टेड के हम हर वक्त बोरो करें दूसरों से और दूसरों से कर्जे मांगे और कर्जों की कंडीशंस उनकी हमको फेस करनी पड़े, इससे तो अच्छा है कि हम यूरो बॉन्ड निकाल दें और गारंटीड उसके ऊपर हम लोगों को जो भी है, जो भी आपका फाइनेंसर है उसको गारंटीड आप रिटर्न दे दें, तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती ना। आपको लेकिन सर इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? देखिए, ये जो बॉन्ड्स जो भी होते हैं ना, देखें बॉन्ड्स के ऊपर यही होता है कि उसका जो पैसा बॉन्ड के ऊपर आप जो बोरो करेंगे, पैसा आएगा ना, आप किसी को गारंटी दे रहे हैं, बॉन्ड इशू कर रहे हैं, उसके पास पैसा आएगा। अगर आप उस पैसे को सही यूज करेंगे, डेवलपमेंट के यूज करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए यूज करेंगे, तो वो पैसा सही है कि चलो आपने उसको कहीं यूज किया और जब उसका रिटर्न का वक्त आएगा तो आपको पता होगा कि आपने इसके ऊपर इसको प्रॉपर्ली यूज किया और उसके एसेट्स बनाए और कुछ आपने इसको कंज्यूम किया है। मगर अगर आप इसको कहीं यूज करके आप इसको आम खर्च कर देंगे, शाही खर्चों में डाल देंगे, तो फिर जाहिर बात है कि उसको पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। मगर एज सच मैंने जैसे पहले कहा था कि यूरो बॉन्ड निकालना बहुत अच्छी बात है कि आपको वो गारंटी, आपको कस्टमर वो मिल जाते हैं, लोग इन्वेस्टर मिल जाते हैं जो आपके यूरो बॉन्ड खरीदते हैं और आप उसको गारंटीड इंटरेस्ट रेट दे देते हैं, जिससे आपके पास फंड्स अवेलेबल हो जाता है। इंस्टेड के आप आईएमएफ के पास जाएं और दूसरी एजेंसीज के पास जाएं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करें और वो आपको डिक्टेट करें कि आप ये करें तो हम आपको पैसे देंगे, इससे बेहतर है कि यूरो बॉन्ड आप इशू कर दें। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है सर, हमाद अजहर साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको राइट कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं? और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करेंगे और फिर पाकिस्तान में जो कर्जे हैं उनको भी कम लेने की कोशिश की जाएगी, उनको उतारने की कोशिश की जाएगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमाद अजहर साहब अभी तो उन्होंने आए हैं, जाहिर बात है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में पुराने तो नहीं है, पहले भी उन्होंने कुछ अरसा गुजारा है और उनके आसपास सारी चीजें, फेटेफ के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। ही वर्क वेरी क्लोजली विद फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द फेटेफ। तो जाहिर बात है उन्हें इन एंड आउट्स का पता है, उन्हें पता है कहाँ वीकनेसेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो मेरे ख्याल में टैक्स का जो आपका अगर उनको बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, तो उन्हें न्यू टैक्स पेयर को लाना पड़ेगा।
हमारे पास मसला ये है कि हम जो पुराने टैक्स पेयर है ना, उसी को ही निचोड़ते जा रहे हैं, उसी को ही निचोड़ते जा रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी है ना पूरी फ्रेगमेंटेड हो गई है। उस फ्रेगमेंटेड इकोनॉमी के अंदर फिर आप अपने किसी के पीछे जाना चाहते हैं या किसी से पैसे वसूल करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो टैक्स पेयर एग्जिस्टिंग है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, नेक्स्ट टैक्स पेयर को लाना चाहिए, ताकि वो देखें। एक अभी यहाँ क्या है कि एक खौफ है लोगों में कि यार जो भी टैक्स देता है ना उसके पीछे टैक्स वाले पड़ जाते हैं। तो ये खौफ का जो है ना, ये आपको जो शेडो है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा, लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, नए टैक्स पेयर को लाना पड़ेगा, नए लोग आए और वो टैक्स दें। अच्छा, हमाद अजहर साहब हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें ये चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी। और नए लोन्स लेने की जहाँ तक बात आ रही है, तो जाहिर बात है कि जहाँ लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ये यूरो बॉन्ड कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं या एडीबीसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो तो देखें लेना तो उसको भी पड़ेगा। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे आ जाएंगे कि फर्दर डेवलपमेंट के लिए लोन ना लें, मगर ये है कि ज़रूरत पड़ेगी तो लोन लेना पड़ेगा। उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कल से जो है ना वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है विदाउट एनी फाइनेंसिंग वो वैसे ही चल जाएगी। तो मेरे ख्याल में अभी हमें वक्त देना चाहिए, 2-3 महीने देखें कि वो क्या करते हैं, देन आई कैन रियली टेल यू के उसके आगे क्या है। परवेज साहब, मैं चाहूँगी कि आप एक कमेंट करें कि हमाद अजहर साहब को किन एरियाज़ में फोकस करने की ज़रूरत है ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है जो एक्सपेक्टेशंस है खान साहब को उनसे वो उसमें कामयाब हो सकें। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूड रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी हुई है, और ये कमी जो है 19 अशिया के ऊपर की गई है रमज़ान मुबारक की आमद में। और भी कुछ हमने ख़बरों के ऊपर जो है परवेज़ साहब से उनका व्यू पॉइंट जाना। उनसे अब मैं मज़ीद बात करना चाहूँगी हमाद अजहर साहब के हवाले से कि क्या समझते हैं वो हमाद अजहर साहब को किन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है ताकि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। जी परवेज़ साहब। देखें, हमारे हमाद साहब काफ़ी देखें ना बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्हें काफ़ी उनकी नज़र बहुत गहरी है ये सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर। और देखें, हम तो जो है ना कारोबारी लोग हैं, हम तो हमारी नज़र जो है ना उतने तक होती है कि जहाँ हमारा कारोबार होता है, और जब हम देखते हैं कि हमारे कारोबार की रीच कहाँ तक है, उनके पास तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इनकी नज़र होती है। तो वो जाहिर बात है कि उनका एक व्यू पॉइंट फ़र्क होता है। मगर मैं उसको ये एडवाइस करूँगा, जैसा मैंने पहले कहा कि भाई अगर आपको टैक्स का बढ़ाना है तो ही मस्ट ब्रिंग मोर टैक्स पेयर्स। हमारे पास टैक्स पेयर रेशो बहुत कम है, तो वी नीड मोर टैक्स पेयर। हमें ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे पास अपना कलेक्शन ज़्यादा हो जाए। दूसरा, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। कौन सी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं परवेज साहब? किसी इंडस्ट्री को आप पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहेंगे? किसको? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप मेंशन करना चाहेंगे कि फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि टेक्सटाइल को ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है, ऑलरेडी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें, या फिर लाइफ स्टॉक के ऊपर जो कि खान साहब का फोकस था, लेकिन ऑपोजिशन ने इतना मजाक उड़ाया कि फिर उसके बाद शायद उनका भी फोकस जो है डी फोकस हो गया। कौन सी इंडस्ट्री की तरफ आप रेफर करना चाह रहे हैं? देखें, बहरहाल टेक्सटाइल तो हमारी बैकबोन है और मेजर जो हमारी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है। तो टेक्सटाइल को में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें, टेक्सटाइल के अंदर जो है ना हमने अभी वो अचीव किया ही नहीं है जो दुनिया में दूसरे मुल्कों ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करके और अचीव किया है। तो हमारा टेक्सटाइल के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम अपने ही सिर्फ ये जो टेक्सटाइल का जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, इसको हम इसमें गुंजाइश है कि हम डबल कर सकते हैं। दूसरा, हमें टेक्सटाइल के अलावा दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमें उसके अंदर ग्रोथ लानी चाहिए। हमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए।
हमने अभी तक जो है ना हमारी एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रॉप्स आती है ना वो हमारी जाया हो जाती है। हमें चाहिए कि हमें उस तरफ देखना चाहिए। दूसरे ये है कि इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास दूसरा इंजीनियरिंग सेक्टर है। इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर आप एक्सपोर्ट देखें ना तो बहुत ही नेग्लिजिबल है हमारी टोटल एक्सपोर्ट में। तो उस सेक्टर को थोड़ा देखना चाहिए। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हम मिस कर रहे हैं। दुनिया में छोटे छोटे कंट्री है ना अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेके चले गए हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई दुनिया के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मोबाइल फोन बना रहा है, कोई बड़े ब्रांड्स के लिए क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए लैपटॉप बना रहा है। पाकिस्तान अभी तक टेक्नोलॉजी में आगे गया नहीं है और ये टेक्नोलॉजी जो एक्सपोर्ट है वो इतनी बड़ी है कि वो समझ लें कि हमारा 20-22 बिलियन डॉलर तो जो है ना इसमें ही हमारा पूरा हो जाएगा। तो पाकिस्तान का टोटल पोटेंशियल मैं अपने तौर पर समझता हूं कि 100 बिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। अगर हम अपने सारे सिस्टम को सही कर लें, हमारी इंडस्ट्री को और मजीद गुंजाइश दें और हम अपने लोगों को और मजीद जो है ना ट्रेन करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दें। मेन जो है ना कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है पूरे पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए। तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा करना चाहिए। कराची के जो बिजनेसमैन हैं इन्हें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि कराची से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर खुदा ना खास्ता कराची का रेवेन्यू कम हो गया तो उसका असर पूरे पाकिस्तान को पड़ेगा, पूरे मुल्क तो पर अनफॉर्चुनेटली। कोशिश करना चाहिए कि कराची की तरफ देखना चाहिए और टोटल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे देखना चाहिए, नॉट ओनली वन सेक्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मद्रास वाला साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। परवेज साहब ने हमें प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स जो उनके थे जिस पर उन्होंने तबसरा किया, उसमें ये है कि जो टैक्स कलेक्टर्स है, जो न्यू टैक्स कलेक्टर्स आने चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, उन्हीं को निचोड़ा जा रहा है। नए टैक्स पेयर्स नहीं सामने आ रहे, जो कलेक्शन हो रही है टैक्स की वो उन्हीं लोगों से हो रही है, पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी पेयर्स थे। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो तब तक नहीं हो सकती और तब तक हम कर्जों से हमारी जान नहीं छूट सकती जब तक हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एक्सेल ना करें। जिस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर को भी कहा कि उनमें भी हमें बेहतरी की ज़रूरत है। हालांकि हमें एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, उन्होंने इंजीनियरिंग सेक्टर के हवाले से भी बताया कि उसमें भी हमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। IT सेक्टर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा तरक्की करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने IT सेक्टर में हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दो अच्छी खबरें आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की, जो कि यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से 19 अशिया के ऊपर जो कमी आई है, एक बहुत अच्छी सब्सिडी दी गई है लोगों को रिलीफ के लिए। उन्होंने कुछ यूरो बॉन्ड्स के हवाले से भी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए कि ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, जाते जाते आप सबसे गुजारिश करूँगी कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फैज़ TV को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, God bless you all.